गुड मॉर्निंग मित्रों, रीड एंड पास जीएस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। कल हमने एक बहुत ही हिस्ट्री का महत्वपूर्ण अध्याय को पढ़ाया था, वो था यूरोपियों का आगमन। तो कल हमने केवल उसके बारे में कंसेप्ट दिया था। आज जो है, जो भी यूरोपीय कंट्री आए हैं, जिसमें आपका पुर्तगाली, डच, डेनिश, अंग्रेज़, फ्रांसीसी, तो एक एक करके मैं सभी के बारे में बताऊंगा। और इनसे जो कुछ भी प्रश्न पिछले 25 वर्षों में पूछा गया है, वो सारे प्रश्नों को मैं सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। और कुछ इसमें नए प्रश्न को मैंने भी शामिल किया है, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मित्रों, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप वीडियो को अंततः देखें, ताकि सारे पॉइंट आपको आसानी से क्लियर हो सके। तो मित्रों, चलिए एक एक पॉइंट को हम लोग देखते हैं। पहला जो आपका पॉइंट है, वो है आपका यूरोपियों में सर्वप्रथम कौन आया। तो आप जानते हैं भली भांति कि यूरोपीय कंट्रियों में सबसे पहले पुर्तगाली आया। पुर्तगालियों में आपका वास्को डी गामा, यानी आपसे प्रश्न पूछा जाए यहाँ पे कि वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था, तो पुर्तगाल का रहने वाला था। वास्को डी गामा कब आया, तो वो है 17 मई। कहीं कहीं आपका 20 मई भी देगा, यानी दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं देगा, या तो 17 मई देगा या तो 20 मई देगा। तो 17 मई को उसने केप ऑफ गुड होप होते हुए, केप ऑफ गुड होप जिसका एक अन्य नाम है उत्तर माशा अंतरीप, है ना। केप ऑफ गुड होप को ही उत्तर माशा अंतरीप बोलते हैं, यह अफ्रीका के दक्षिणी छोर पर है। इसी छोर को लांघते हुए उसने भारत के केरल के कालीकट नामक बंदरगाह पर उतरा, जहाँ के राजा जमोरिन ने उसका भव्य स्वागत किया। आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि जब केरल के कालीकट नामक स्थान पर पहुँचा, तो वहाँ का तत्कालीन हिंदू शासक कौन था, तब वो हो जाएगा जमोरिन। जमोरिन एक हिंदू शासक था। इसके बाद कहता है कि भारत आने वाला दूसरा जो आपका पुर्तगाली था, पेड्रो अल्वारेज कैब्रल था। ये 13 जहाज के बेड़े से आपको भारत पहुंचा था, यानी 13 जहाज का बेड़ा लेकर के भारत पहुंचा था। यानी उसका व्यक्ति का नाम क्या है, पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। मित्रों, आपको बता दें कि पुर्तगालियों ने जब भारत से व्यापार करना प्रारंभ किया, खास करके वास्को डी गामा ने, जब वास्को डी गामा भारत आया और यहाँ से जो आने में उसको खर्च लगा, और यहाँ से जो मसाले वो अपने जहाज़ पर लाद करके ले गया, और जानते हैं लगभग 60 गुना अधिक पैसा उसको मुनाफा हुआ। इसे पुर्तगालियों में एक लालच सा पनप गया, क्योंकि 60 गुना अधिक पैसा, यानी कहने का मतलब है जो भी वो पैसा लाया था उससे मसाला खरीदा, मसाला खरीद करके वो यूरोप ले गया, उसको बेचा तो उसको 60 गुना ज़्यादा पैसा अधिक मिला। यानी कहने का मतलब है कि पुर्तगालियों को लग रहा था कि भारतीय जो है मूर्ख है, इतना सा पैसा दिया, पूरा मेरा जहाज़ मसाला से लाद दिया। लेकिन भारतीय समझ रहा था कि पुर्तगाली मूर्ख है, क्योंकि इतना सारा पैसा दिया और हम बड़ा थोड़ा सा मसाला दिए। दोनों एक दूसरे को बेवकूफ़ समझ रहा था, क्योंकि भारत के लिए मसाले का कोई बहुत ज़्यादा मोल नहीं था, और यूरोप वासियों के लिए पैसा के लिए कोई मोल नहीं था। तो दोनों एक दूसरे को चतुर समझ रहा था, है ना। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ से जो भी आपका वास्को डी गामा जो मसाला खरीद के लगेगा, लगभग 60 गुना ज़्यादा अधिक धन कमाया। इसके बाद पुर्तगालियों ने भारत में कालीकट, दमन दीव एवं हुगली, यानी अगर पूछा जाए कि आपको पुर्तगालियों ने भारत में कोचीन के अलावा कहाँ कहाँ पे फैक्ट्रियाँ को स्थापित किया, तो कालीकट, दमन दीव और एवं हुगली, ये सभी जगह जो है पुर्तगालियों ने अपनी फैक्ट्री या कोठियाँ स्थापित की। फ्रांसिसो दी अल्मेड़ा भारत का प्रथम गवर्नर था। पूछेगा कि पुर्तगालियों का सर्वप्रथम गवर्नर कौन था, तो डी अल्मेड़ा हो जाएगा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम। अगर आपसे प्रश्न ये पूछ दे कि भारत का प्रथम पुर्तगाली वास्तविक गवर्नर कौन था, तब अल्बुकर्क हो जाएगा। लेकिन केवल प्रश्न पूछे कि भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था, तो द अल्मेड़ा हो जाएगा। इसके बाद आइए, कहता है 16वीं शताब्दी में हिंद महासागर पुर्तगालियों ने अधिकार कर लिया। आप मित्रों बता दें, पुर्तगालियों का एक ध्येय था कि वो पूरे हिंद महासागर पर अपना कब्जा कर ले,
क्योंकि अगर यदि वो पूरे हिंद महासागर पर कब्जा कर लेता है तो आने वाले अन्य यूरोपियों को आसानी से रोक सकता है और भारत में अच्छे समय तक वो आसानी से व्यापार कर सकता है। इसलिए यूरोपियों ने भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाने का प्रयास किया, यानी समुद्र में उसने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाया, जिसे नीले पानी का भी खोज कहते हैं। इसके बाद आइए, अल्फांसो डी अल्बुकर्क दूसरा गवर्नर बना। अगर पूछेगा कि पुर्तगालियों का दूसरा गवर्नर कौन था, तो अल्बुकर्क था, अल्फांसो द अल्बुकर्क। इसके बाद वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था, ये क्लियर है आपको। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार, पूछेगा आपसे कि मध्यकाल में भारत के साथ व्यापार करने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था, तो उसका भी उत्तर आपका क्या हो जाएगा, पुर्तगाल ही हो जाएगा। इसके बाद कहता है पुर्तगाली यूरोपियों ने भारत में प्रथम समुद्री व्यापार की स्थापना की। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाला पहली यूरोपीय भी आपका पुर्तगाली थे। पूछेगा कि पांडिचेरी पर प्रथम जो है आपका स्थापना करने वाला या उसको अपने अंडर में लेने वाला कौन यूरोपीय था, तो पुर्तगाली हो जाएगा। इसके बाद हुगली को बंगाल में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा बनाया पुर्तगालियों ने। हुगली चूँकि आप जानते हैं बंगाल की खाड़ी में है, और ये बंगाल की खाड़ी में इसने एक अड्डा बनाया ताकि दूसरे देश से जो लोग आएँ उसको वहाँ पर रोका जाए और वहाँ पे लूटपाट किया जाए, क्योंकि पुर्तगालियों का अक्सर जो है अरब व्यापारियों से झगड़ा हुआ करता था। तो अरब व्यापारी जो कोई भी हो, वो अगर समुद्री मार्ग से आता है तो उसको वहीं पे रोक दिया जाए। इसके बाद तंबाकू की खेती और प्रिंटिंग प्रेस भारत में शुरू करने वाला आपका पुर्तगाली ही था। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत में तंबाकू की खेती की शुरुआत किसने की, या भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना सबसे पहले किसने की, तो ये दोनों का उत्तर आपका हो जाएगा पुर्तगाली। यानी पुर्तगालियों ने ही भारत में तंबाकू की खेती प्लस प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। इसके बाद ब्लू वाटर पॉलिसी हम अभी बताएं, डी अल्मेड़ा ने ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया, यानी नीले पानी का प्रभुत्व, जो बाहरी जो आपका देश है उसको समुद्र में ही रोक दिया जाए और भारत में व्यापार करने से उसे वंचित कर दिया जाए। पुर्तगाली का प्रथम फैक्ट्री कोचीन में खोला गया। VVI क्वेश्चन है, आपको पूछेगा कि पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम अपनी जो कोठी है वो कहाँ खोली या फैक्ट्री कहाँ खोली, तो वो हो जाएगा कोचीन। और दूसरा अगर बोले तो कुन्नूर एक जगह है ना, कोचीन आपका केरल में है। और दूसरा अगर पूछेगा कि दूसरी फैक्ट्री कहाँ खोला, तो वो कुन्नूर में 1505 ईस्वी में और कोचीन में 1503 ईस्वी में। इसके अलावा ये 1510 में अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक आदिल शाह से गोवा जीता या छीना भी कह सकते हैं। उसने 1510 में गोवा को अपने अंडर में ले लिया। इसके बाद 1511 में अल्बुकर्क ने मलक्का पर अधिकार कर लिया। मलक्का दक्षिण पूर्व एशिया का एक मंडी था, है ना। उस पर अधिकार करने का उसका मुख्य जो उद्देश्य था वो था कि बाहरी इलाके से जो भी कंट्री अगर आ रहा है तो उसको वहीं पे रोक दिया जाए। तो मलक्का पर भी उसने अधिकार किया। कब? 1511 ईस्वी में। 1515 ईस्वी में उसने हरमुज जो कि फारस के खाड़ी में है वहाँ पर भी अधिकार कर लिया। यानी ये चौतरफा जो है समुद्री मार्ग को छेकने का प्रयास किया ताकि जो भी यूरोपीय कंट्री है या जो आपका अरबी कंट्री है उसको आसानी से रोक सके। इसके बाद पुर्तगालियों ने 1560 ईस्वी में ईसाई धर्म न्यायालय आपका खोला गोवा में। संभवतः पहला चर्च भी आपका गोवा में ही था और उसने ईसाई न्यायालय खोजा। पुर्तगालियों का ये कहना था कि भारत में अगर लंबे समय तक बसना है तो सबसे पहले अपना धर्म का प्रचार करो। बाद में आप देखिएगा कि यही धर्म का प्रचार उसका विनाश का भी कारण बना, लेकिन उसका ध्येय यही था कि भारत के लोगों को ईसाई बनाओ। इसके लिए बजाबते उसने गोवा में एक धर्म न्यायालय खोला और चर्च की भी स्थापना की। इसके बाद
पुर्तगालियों सामुद्रिक साम्राज्य को एस्तादो द इंडिया कहता था। यानी पूछेगा कि पुर्तगाली सामुद्रिक साम्राज्य को क्या कहा जाता था? एस्तादो द इंडिया, जो कि समुद्र पर वो कब्जा किया था। इसके बाद 1661 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बम्बई शहर को अंग्रेज में दहेज के रूप में दे दिया। यहाँ पे देखिए आपको चार्ल्स द्वितीय इंग्लैंड का एक व्यक्ति था जो पुर्तगाली राजा की बहन से विवाह कर लिया। विवाह करने के उपरांत जो है पुर्तगालियों ने चार्ल्स प्रिंस द्वितीय को मुंबई दहेज में दे दिया। सोच लीजिए, है ना, आज एक धूर और दूर दहेज में देना मुश्किल है, पूरा का पूरा बम्बई जो है दहेज में दे दिया पुर्तगालियों ने। किसको दे दिया? अंग्रेज को, है ना, क्योंकि अंग्रेज राजा जो था चार्ल्स द्वितीय, उसका विवाह पुर्तगाली राजकुमारी यानी पुर्तगाली का जो बहन था राजकुमारी उससे हुआ। इसके बाद वास्को डी गामा दूसरी बार 1502 में भारत आया। यानी अगर पूछे कि वास्को डी गामा कितने बार भारत में आया, तो आपका पूछे कि दूसरा बार कब आया, तो दूसरा बार जो है 1502 में वास्को डी गामा पुनः भारत आया, क्योंकि उसको लालच लगा हुआ था। हालांकि जब वो भारत का खोज किया तो पुर्तगाल सरकार ने उसे बड़े पैमाने पे इनाम दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी जो है उसने दोबारा भारत में आने का प्रयास किया। चलिए, इसके बाद कहता है कि भारत में पुर्तगालियों शक्तियों का वास्तविक संस्थापक, मैंने पहले ही बताया कि अगर पूछेगा कि भारत में प्रथम गवर्नर कौन था तो दलमेड़ा हो जाएगा, और अगर आपसे सवाल पूछेगा कि वास्तविक संस्थापक कौन था तब आपका अल्बुकर्क हो जाएगा, क्योंकि अल्बुकर्क जो है भारत में पुर्तगालियों का बड़े गहराई से नींव डालने का प्रयास किया। इसके बाद पुर्तगालियों की औपचारिक राजधानी गोवा थी। अगर पूछा जाए कि पुर्तगालियों की औपचारिक राजधानी कहाँ है तो गोवा हो जाएगा। पुर्तगाली गवर्नर था एक मार्टिन डिसूजा। कौन था? मार्टिन डिसूजा, जो इसके साथ ज्यूस संत जेवियर अकबर के दरबार में आया था। आपसे पूछा जाएगा कि अकबर के दरबार में आने वाला जो संत जेवियर था वो कौन था, तो ज्यूस, है ना, ज्यूस संत जेवियर जो था अकबर के दरबार में आया था। किसके साथ आया था? तो गवर्नर मार्टिन डिसूजा के साथ आया था। भारत के साथ जापानियों के साथ व्यापार करने का श्रेय भी जो है पुर्तगालियों का जाता है। यानी भारत और जापान के बीच में जो व्यापार हुआ उसका श्रेय जो है आपको पुर्तगालियों को ही जाता है ना। इसके बाद कहता है कि पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम बंगाल में हुगली में फैक्ट्री स्थापित की। आपने देखा कि पहला जो है आपका फैक्ट्री उसने कोचीन में डाला, दूसरा कुन्नूर में। और अगर पूछेगा कि बंगाल, चूँकि उस समय का सबसे आपका धनी प्रदेशों में से एक था, तो पूछेगा कि बंगाल में पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की, तब वो हो जाएगा आपका हुगली। कहाँ हो जाएगा? हुगली। हालांकि हुगली में फिर बाद में शाहजहाँ ने पुर्तगाली बस्तियों को बुरी तरह से नष्ट कर दिया था। आपको ये भी प्रश्न आएगा कि हुगली में जो आपका पुर्तगाली का जो बस्तियाँ थी उसको किसने नष्ट किया, तो शाहजहाँ ने बड़े स्तर पे नष्ट किया। इसके बाद कहता है कि निन्हो द कुन्हा, ये भी आपका पुर्तगाली गवर्नर था। निन्हो द कुन्हा कौन था? पुर्तगाली गवर्नर। संभवतः अकबर का मुलाकात भी इनसे हुआ था। कहता है कि भारत में जो पुर्तगालियों का विनाश का कारण क्या बना। तो मित्रों आपको बता दें कि पुर्तगाली जो है भारत में आया था व्यापार करने के लिए, तो एक हाथ में वो क्रॉस लेकर के आया था, दूसरे हाथ में तलवार लेकर के आया था। लेकिन जैसे ही वो भारत में आया तो वो अपनी सारी जो धर्म की प्रचार है वो बृहद पैमाने पे करने लगा, जिससे बहुत सारे भारतीय राजा जो है क्षुब्ध हुए, बहुत सारे भारतीय जो है इसको नकारा। यहाँ तक कि पुर्तगालियों का ये व्यू था कि भारतीय जो महिला है उससे विवाह करो, भारतीय स्त्री से विवाह करो, है ना, और अपनी धर्म को धीरे धीरे भारत में बढ़ाओ। तो ये भी आपका विनाश का कारण बना। हालांकि सती प्रथा का अंत करने का प्रयास भी आपने पुर्तगालियों को ही जाता है। यानी सर्वप्रथम जो प्रयास किया वो आपका पुर्तगालियों ने ही सती प्रथा को रोकने का किया। लेकिन इसके साथ साथ क्या है कि वो धर्म का प्रचार और धन की लूट के कारण
वो अपने क्रॉस और तलवार, यानी एक हाथ में जो उसका क्रॉस था, एक हाथ में जो तलवार था, दोनों को फेंक दिया और धन बटोरना चाहा, जिसके कारण उसका अंततः विनाश हुआ। क्योंकि अगर आपके हाथ में तलवार ही नहीं है तो फिर आपसे डरेगा कौन। इसके विनाश का एक और भी कारण है कि जब वो भारत में पुर्तगाली व्यापार कर रहा था तो बहुत सारे यूरोपीय कंट्री लगातार भारत में व्यापार करने के लिए उत्सुक था, और पुर्तगाली समझ रहा था कि अगर इस तरह से बार बार अगर हम अन्य यूरोपीय देशों को रोकें तो इससे हो सकता है बड़े स्तर पर हमारी नुकसान हो। इसी बीच एक और घटना क्या हुआ कि पुर्तगालियों ने ब्राज़ील का खोज कर दिया। जी हाँ, पुर्तगाली के कुछ नाविक था, उसने ब्राज़ील का खोज कर दिया। ब्राज़ील का खोज होने के कारण जो है उसका ध्यान जो है भारत से हटने लगा, और जैसे ही भारत से उसका ध्यान हटने लगा तो दूसरे यूरोपीय कंट्री यहाँ पे हावी हो गया, और अंततः पुर्तगाली जो यहाँ से बोड़िया बिस्तरा आपका बांध करके चला गया। हालांकि आपको प्रश्न भी आई है, पूछा जाता है कि सबसे पहले भारत में कौन आया, तो पुर्तगाली आया, और सबसे बाद में कौन गया, तब भी आपका पुर्तगाली ही उत्तर आएगा, है ना। इसलिए क्योंकि पुर्तगाली जो है 1961 तक भारत में रहा। जी हाँ, 1961 तक भारत में रहा, यानी पहले आने वाला भी यूरोपीय में आपका पुर्तगाली था, और सबसे अंत में जाने वाला आपका कौन था, पुर्तगाली था। आप देखिए यहाँ पे 1961 में जनरल मैनुअल एंटोनियो वर्शालो ए डी सिल्वा, है ना, ये जो है आपका गवर्नर था, जो अंत में आपको यहाँ से गया, यानी 1961 तक गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार था। तो ये सारे प्रश्न थे मित्रों, जिसको आप अगर बार बार रिपीटेशन करके वीडियो को देख करके अगर याद करें तो हमको नहीं लगता है कि कोई भी प्रश्न आपको पुर्तगालियों से छूटने वाला है। तो दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए ताकि आपको सारे प्रश्न का समाधान आसानी से मिल जाए। तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर देखें। इसका हम थर्ड भाग में हम लोग कल चर्चा करेंगे, डच का करेंगे, इसके बाद अंग्रेज का करेंगे, थोड़ा सा डेनिश का करेंगे, इसके बाद फ्रांसीसी का करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट।